सारंगा तेरी याद में नैन हुए। एक समय था जब इस गीत ने धूम मचा दी थी। हर जगह यही गीत बजते थे। ये गीत बिनाका गीत माला में चोटी के गीतों में शुमार था। मुकेश साहब के गाए इस गीत के एक और वर्जन को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया था। मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन। इन सुरीले गीतों को संगीत दिया था बेहद प्रतिभावान संगीतकार सरदार मलिक ने, जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को कई यादगार गीतों से मालामाल कर दिया। लेकिन उनका खुद का जीवन कंगाली में ही बीता। मैं गरीबों का दिल हूँ, वतन की ज़बां, बेकसों के लिए प्यार गाया। हेमंत कुमार के गाए इस गीत के साथ साथ अनेक गीत सरदार मलिक की संगीत संयोजन की क्षमता के उदाहरण हैं। लेकिन ये अजीब विडंबना है कि आज लोग उन्हें उनकी कला के कारण कम और आज के कामयाब संगीतकार अन्नू मलिक के पिता के तौर पर ही अधिक जानते हैं। तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। सरदार मलिक को अपनी असीमित कलात्मक प्रतिभा के बावजूद उनको वो मुकाम नहीं मिला जिसे वो आसानी से हासिल कर सकते थे। लेकिन एक बहुत बड़े शायर और एक बहुत बड़ी गायिका के आपसी झगड़े में वो बर्बाद हो गए। क्या करूं क्या करूं। वो अपनी धुनों में क्लासिकल संगीत के मिश्रण से फिल्म संगीत में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन उस शायर और गायिका के झगड़े के कारण उनके सामने आत्महत्या करने तक की नौबत आ गई। इस वीडियो में आपको इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, सरदार साल 1961 में आई फिल्म सारंगा के गाने इतने मशहूर हुए कि हर कोई अपनी फिल्म के गानों का निर्देशन उन्हीं से कराने को बेताब था। तेरी याद में नैन हुए बेचैन। इस फिल्म के गानों की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में संगीत देने के ऑफर मिलने लगे। लेकिन एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उस समय की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली गायिका और मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। उस झगड़े के कारण उन दोनों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संगीतकार सरदार मलिक का तेजी से बढ़ता करियर बर्बाद हो गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। एक बार उनके संगीतबद्ध किए गए एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। उस गाने को लिखने वाले शायर साहिर लुधियानवी स्टूडियो में थे और साथ ही उस गीत को गाने वाली गायिका भी स्टूडियो में मौजूद थी, जो फिल्म संगीत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रभावशाली गायिका थी। उस गायिका को साहिर साहब की शायरी में कोई शब्द मुश्किल लगा, जिससे गाने में उन्हें कठिनाई हो रही थी। उन्होंने साहिर साहब से कहा कि आप इस शब्द को बदल दीजिए। इस पर साहिर साहब भड़क उठे और बोले कि ये सब पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, लिहाजा आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आपका काम गाना है। आप मशवरा देने के बजाय सिर्फ गाइए, क्योंकि गीत के शब्द नहीं बदले जा सकते। साहिर साहब की ये बात उस दिग्गज गायिका को चुभ गई। बात बहुत बढ़ गई और वो अपनी बात पर अड़ गई। दोनों अपने क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां थीं। उन दोनों की तुलना में सरदार मलिक की हैसियत सबसे कमजोर थी। वो बड़ी बेबसी से इन दो बड़ी हस्तियों की लड़ाई और अपनी बर्बादी का तमाशा देखने पर मजबूर थे। दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों हस्तियां नाराज होकर बिना गीत की रिकॉर्डिंग कराए वापस चली गईं। सरदार मलिक वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि इस अप्रिय घटना से न केवल उनकी रिकॉर्डिंग स्थगित हुई थी और तमाम किए कराए पर पानी फिर गया था, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकार के रूप में उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण टकराव के बाद वो प्रबल गायिका तो साहिर लुधियानवी जैसी हस्ती का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और न ही उस बड़ी गायिका का कुछ बिगड़ा, मगर दुर्बल संगीतकार को उस गायिका के गुस्से का प्रकोप अवश्य झेलना पड़ा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो गायिका सरदार मलिक से अप्रसन्न रहने लगी। सरदार मलिक ने गायिका की अप्रसन्न
अप्रसन्नता के कारण का पता लगाया तो जवाब मिला कि उनका दोष ये है कि झगड़े में उन्होंने साहिर साहब का विरोध नहीं किया और गायिका का पक्ष नहीं लिया। सरदार मलिक ने कहा कि एक संगीतकार के रूप में वो इस स्थिति में नहीं थे कि किसी का विरोध कर पाते या किसी का पक्ष ले पाते और इस कारण वो इस झगड़े में तटस्थ रहने में ही खैरियत समझते थे। लेकिन उस गायिका की नाराजगी दूर नहीं हुई। धीरे धीरे उस गायिका की नाराजगी रंग लाई और परिणाम स्वरूप सरदार मलिक को रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तारीखें मिलनी बंद हो गई। जब भी वो अपने किसी गीत की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो बुक कराने जाते तो जवाब मिलता कि उस तारीख में स्टूडियो खाली नहीं है क्योंकि किसी दूसरे संगीतकार ने उसे पहले ही बुक करा रखा है। वो परेशान हो गए क्योंकि उनके लिए अपने गीत रिकॉर्ड कराना असंभव हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें काम मिलना कम होता गया और फिर बिल्कुल बंद हो गया। इस झगड़े के बाद केवल बी ग्रेड फिल्में ही उनका मुकद्दर बन गई थीं और अपनी बाकी जिंदगी उन्होंने लोगों को संगीत की शिक्षा देकर बसर की। घर का खर्च चलाने के लिए पहले पत्नी के आभूषण बिके, कार बिकी, फिर एक एक करके घर का हर सामान बिका और एक लंबा समय तंगहाली में गुजरा। उनके नसीब में उस गायिका और शायर के बीच उठे विवाद के कारण परेशानियां लिखी थीं, जिसने एक संगीतकार के रूप में उनके करियर का अंत कर दिया। इस अप्रिय घटना के बाद उन्हें आर्थिक कठिनाइयों ने घेर लिया, परंतु उन्होंने अंत तक सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया और किसी का शिकवा जुबान पर नहीं किया। उनका सब्र और शुक्र भी बेमिसाल था। धीरे धीरे हालात ने करवट बदली और उनका बड़ा बेटा अन्नू मलिक हिंदी फिल्मों का एक सफलतम संगीतकार बनकर उभरा और उसने बेअंदाजा दौलत कमाकर उनके चरणों में डाल दी। उनका ख्याल था कि उनकी जिंदगी भर की महरूमियों के दागों को उनके बेटे की सफलता ने धो डाला है। एक संगीतकार के तौर पर वो अपने बेटे अन्नू मलिक की बेमिसाल कामयाबी से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि उनका संगीत श्रोताओं में लोकप्रियता का दर्जा प्राप्त कर चुका था, परंतु व्यावसायिक सफलता उनसे कोसों दूर थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ था कि रेडियो पर बिना का गीत माला की एक ही प्रोग्राम में उनका संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत चोटी की पायदान पर, एक मध्य में और एक निचले पायदान पर मौजूद होता था, मगर उनके भाग्य में किसी प्रकार की भी आमदनी नहीं लिखी हुई थी। उस समय न ही किसी रॉयल्टी का प्रावधान था। उनके बनाए हुए गीतों से लोगों के वारे न्यारे हो रहे थे और होशियार लोग उनकी रचनाओं से लाखों कमा रहे थे, मगर वो खुद पैसे पैसे को मोहताज थे। तकदीर की ये विडंबना भी अजीब थी कि संगीत जगत में उनके फिल्म सारंगा के गीतों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था और निर्माता को गीतों की रॉयल्टी के रूप में लाखों की रकम वसूल हो रही थी। तो फिल्म के संगीत रचयिता सरदार मलिक के घर में 2 वक्त चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा था। तो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। उनके संगीत के मतवाले डाक से रोज उनके दर्जनों पत्र भेजते थे, मगर उनकी जेब में अपने प्रशंसकों को उत्तर देने के लिए पोस्टकार्ड के पैसे भी नहीं होते थे। उनके सामने प्रश्न ये होता था कि प्रशंसकों के जवाबों पर पैसे खर्च करें या घर में बच्चों के लिए सब्जी खरीद कर लाएं। उनकी कला के दीवाने समझते थे कि घमंडी संगीतकार ने सफलता के नशे में उनके पत्र का जवाब देना भी आवश्यक नहीं समझा। जिंदगी में अपने साथ हुए अन्याय के लिए वो न उस चोटी की गायिका को, न जग प्रसिद्ध शायर साहिर लुधियानवी को, न किसी और को जिम्मेदार ठहराते थे, बल्कि खुद अपने आप को उस तबाही का जिम्मेदार करार देते थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने अपने जायज हक को दुनिया से छीनने के लिए आवश्यक संघर्ष नहीं किया। फिल्म जगत में पैर जमाने की उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी और कोई प्रयास भी सफल नहीं हो रहा था। हालांकि उनका संगीत मनमोहक हुआ करता था, मगर उनकी हर फिल्म या तो फ्लॉप हो जाती थी या अधूरी रह जाती थी, जिसके कारण उनके गीत पब्लिक तक नहीं पहुंच पाते थे। उनके घर में पत्नी कौसर जहां और 3 बेटे अन्नू मलिक, डब्बू मलिक और अब्बू मलिक थे। कभी कभी उन्हें प्रतीत होता था कि परिवार के प्रति वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। एक बार उन्होंने आत्महत्या का इरादा किया, लेकिन पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के विचार से उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। एक बार निराशाजनक स्थिति में वो अपने गीतों के सारे ग्रामोफोन रिकॉर्ड जाकर समुद्र में फेंक आए। उनकी अंतिम फिल्म 1977 में रिलीज हुई फिल्म ज्ञानी जी थी, जिसके लिए उन्होंने 15 वर्ष के अंतराल के बाद संगीत दिया था। जीवन के अंतिम कई वर्ष
वो पार्किंसन रोग से ग्रस्त रहे और कई दिनों से जुहू के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। 27 जनवरी 2006 शुक्रवार के दिन दिल के भीषण दौरे के कारण 81 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, आज भी हम जब सरदार मलिक के गीतों को सुनते हैं तो आनंद से भर उठते हैं। ओ सारंगा तेरी याद में मधुबन के मधु कुंज में चलते मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की दवा। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं क्या करूं ऐ गमे दिल क्या। ये सोचकर दुख होता है कि उस प्रतिभाशाली संगीतकार को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे और दो बड़ी हस्तियों के आपसी झगड़े में बर्बाद हो गए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। आपके पास कोई इसी तरह की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई ना कोई जानी अनजानी जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को अनुमति दें। नमस्कार।